नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का गायत्री एजुकेशन क्लासेस में। तो आज आपके सामने मैं लेकर के आया हूं यूपीएसआई की नोटिफिकेशन का पूरा डिटेल। तो बस इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, सब बताऊंगा कितनी वैकेंसी है, क्या क्या आपको पढ़ना है, कौन सब्जेक्ट पे ध्यान देना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा भाई, ये देख लो इस तरह से। अब देखिए, सबसे पहले तो किसी को क्या पता होना चाहिए कि भाई डेट कब स्टार्ट हो रही है ऑनलाइन एप्लीकेशन की। तो वो ध्यान रख लो, 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगी फॉर्म भरना और 30 अप्रैल तक आपको भर सकते हो आप। ठीक है, 30 अप्रैल में, वो भी रात के 12 बजे तक है, उसके बाद नहीं। और हालांकि इसके लिए रुकना नहीं, पहले ही भर देना। ठीक है दोस्तों, और एलिजिबिलिटी मैक्सिमम क्या है भाई, ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी से। ठीक है, ग्रेजुएशन होना चाहिए स्ट्रीम से, और उम्र आपकी जो होनी चाहिए वो 21 से 28 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, 21 से 28, इतनी चीजें आप ध्यान रखिए। लास्ट डेट याद रख लो, 30 अप्रैल है। ग्रेजुएशन मैक्सिमम हो गया काम। ठीक है दोस्तों, अब कितनी पोस्ट है उस पर बात कर लेते हैं। देखो भाई, टोटल जो पोस्ट है हमारे पास 9534 है। ठीक है, इतनी पोस्ट उन्होंने निकाली। अब इसमें 3 अलग अलग कैटेगरी है। एक जो होती है आपकी जो सब इंस्पेक्टर आर्म्ड पुलिस है, ठीक है, मेल में। फीमेल में भी निकली हुई है इस तरह से। देखिए, एक होता है सिविल पुलिस। सिविल पुलिस कौन सी, वो दो स्टार जो आप देखते हो ना, गाड़ी में घूमते रहते हैं, जांच पड़ताल करते रहते हैं, ये वो वाले हैं। समझ गए आप, ये आर्म्ड वाले हैं, हथियार बंद वैसे वाले। ठीक है, और ये आपके फायर सर्विस है भैया। ठीक है, वो फायर सेफ्टी वाले, तो उनकी भी सेकंड ऑफिसर है। ठीक, तो ये 3 कैटेगरी में ये जो है ये खुला हुआ है, तो सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब आ जाते हैं भैया कि एग्जाम कंडक्ट कौन कर रहा है। तो बनी बात है, उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड, ये उसकी वेबसाइट है uppbp.gov.in। सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है, उत्तर प्रदेश है। सब इंस्पेक्टर में मैंने आपसे बता ही दिया कि मेल फीमेल सब इंस्पेक्टर में खुली, प्लाटून कमांडर मेल और फायर सर्विस सेकंड ऑफिसर मेल। मतलब यह है कि प्लाटून कमांडर में सिर्फ मेल के लिए खुला हुआ है, उस तरह से फायर सर्विस सेकंड ऑफिसर में भी मेल के लिए खुला हुआ है। इसमें आपको फीमेल नहीं मिलेंगे। फीमेल के लिए सिर्फ ऑप्शन खुला हुआ है सब इंस्पेक्टर सिविल वाले में, है ना। सिविल मतलब जो कि सिटी में आप देखते हो जिनको घूमते हुए थाने में जो बैठते हैं उनकी बात हो रही है। तो उसमें मेल और फीमेल दोनों है, बाकी किसी में मेल फीमेल नहीं है, सिर्फ बाकी के लिए मेल है। चलिए भैया आगे देखेंगे। तो अब बात कर लेते हैं कि कितने कितने। तो जो आपकी सिविल वाली है यूपीएसआई, उसमें कितनी पोस्ट है उसको ध्यान देख लो। जनरल कैटेगरी के लिए टोटल पोस्ट है 3613। उसमें से जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ये भी जनरल के होते हैं, लेकिन जो बिलो पॉवर्टी लाइन जिनकी इतनी आय नहीं है, तो उनके लिए निकाली गई है 902, ये इनके लिए फिक्स रखी गई है। फिर बाकी ओबीसी के लिए 2000 के आसपास, 2500 के आसपास है। एससी के लिए है 1800 ये, और एसटी के लिए 30। और भैया ओवरऑल वैकेंसी जो आती है यहां से 9027 आती है। ठीक है, लेकिन हमने तो कुछ ज्यादा देखी थी, तो वो कहां से आएंगी। तो अब आती है प्लाटून कमांडर। प्लाटून कमांडर मैंने आपको बता ही दिया था, उसमें नहीं है फीमेल के लिए, सिर्फ मेल के लिए है। तो ये दिख रहे हो आप सामने, इसमें जनरल की 149, फिर ये ईडब्ल्यूएस के लिए 48, ओबीसी के लिए 131, फिर 101 और एसटी के लिए 10, और टोटल मिलाकर के होगी 484। फिर आता है आपका फायर ऑफिसर। अगेन इसमें फीमेल के लिए नहीं है, मैंने आपको बार बार बताया, फिर से बता रहा हूं, है ना। फीमेल के लिए सिर्फ किसमें है, वो जो सिविल एसआई है ना, यूपीएसआई मैक्सिमम, ना प्लाटून कमांडर में ना ही फायर ऑफिसर में उनकी कोई वैकेंसी है। तो मेल के लिए क्या है इसमें दिया हुआ, जनरल की इसमें 10 पोस्ट है, सिर्फ 10 पोस्ट। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 2 पोस्ट है, ओबीसी 6, एससी 5 और एसटी के लिए इसमें कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो ये ध्यान रखेंगे एसटी वाले भाई कि जब आप प्रेफरेंस दो तो आपको कौन सी देनी है। और ओवरऑल वैकेंसी जो फायर ऑफिसर की हो जाती है वो इस तरह से 23 हो जाती है। एज लिमिट की मैंने आपसे बात करी, 21 साल के अगर आप हैं तो आप इसे भर सकते हैं, लेकिन उसमें भी कंडीशन है, आपको ध्यान रखना है कि ये जो है, हाँ 1993, 1 जुलाई 1993, इससे पहले के नहीं होने चाहिए आप, है ना। अगर आपका सन से अगर आप समझ पाते हो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप 21 साल हर एग्जाम के हिसाब से अलग अलग काउंट होते हो, या 28 साल आप हर एग्जाम के हिसाब से अलग अलग काउंट होते हो। तो आपको क्या करना है, आप अपना मैच कर लो। अगर आपका 1 जुलाई 1993 ये वाला है या इससे बाद में है ना, या तो इससे बाद में है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है, लेकिन 2000 के बाद में नहीं होना चाहिए, यानी कि 1993 से 2000 के बीच में अगर आपका सन आता है तो आप ये फॉर्म भर सकते हो। लेकिन अगर आपका 1992 है तो आप नहीं भर सकते, और अगर आपका 2001 है तो नहीं भर सकते। 2001 ही छोड़ो, अगर ये जुलाई 2 भी हो गई ना, जुलाई 2 2000, तो भी आप इसे नहीं भर सकते हो, क्योंकि इन्होंने ये बनाया हुआ है भाई, इसके दिखा है ना, एंड नॉट आफ्टर जुलाई 1। जुलाई 1 यानी जुलाई 2 भी लग गया और 2000 है तो भी आप एलिजिबल नहीं हो। और यहां पर जुलाई से पहले चले जाओ, है ना, जून, 30 जून भी होगा तो भी 1993 अगर है तो भी नहीं भर सकते, मतलब एक दिन पहले अगर है तो भी नहीं भर सकते, और यहाँ 2000 से एक दिन नीचे है तो भी आप नहीं भर सकते। तो आप समझ गए होंगे। तो आप सन के हिसाब से देखिए, इसको छोड़ दीजिए, आप अपने आप को देखेंगे भाई। मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन रहेगा, आजकल सब कुछ तो ऑनलाइन है। जनरल कैटेगरी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए, इन सभी के लिए 400 रुपए है, और जो अपना SC ST फीमेल कैंडिडेट आते हैं इनके लिए 100 रुपए है। ठीक है दोस्तों, बहुत बढ़िया।
भाई पेमेंट जो है वो नेट बैंकिंग इन सबसे आप कर सकते हो, तो आपको पता ही है ना, तुरंत फोन पे और ये सब कर सकते हैं आप। सिलेक्शन प्रोसेस, अब ये आती है मुद्दे की बात। देखो दोस्तों, इसमें सिलेक्ट होने के लिए आपको 3 स्टेज से गुजरना होगा। पहली स्टेज जो रहेगी वो ऑनलाइन रिटर्न एग्जाम की होगी। दूसरी स्टेज जो होगी वो आपकी होगी डॉक्यूमेंटेशन एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट मतलब कितना दौड़ना है, कितनी हाइट होनी चाहिए, क्या चेस्ट होना चाहिए, सब बताऊंगा अभी थोड़ी देर में देखिएगा। और एक लास्ट है आपका थर्ड जो है वो है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। ठीक है, तो देखेंगे इन सबके बारे में। देखिए भाई सबसे पहले बात करते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या है, क्योंकि सबसे पहले तो रिटर्न एग्जाम ही निकालना है आपको, तो रिटर्न एग्जाम के बारे में अपन बात करेंगे। देखिए क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है। आपको टोटल मिलेंगे 160 क्वेश्चंस। इसको भी और एक चार्ट में मैं दिखाऊंगा अभी ढंग से। 160 क्वेश्चंस होंगे और 4 सब्जेक्ट है, मतलब इस तरह से है कि 4 सब्जेक्ट हैं और एक सब्जेक्ट में 40 क्वेश्चन हो गए, तो 40 into 4 आपका हो गया 160। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। टोटल मार्क्स जो है 4 सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट आपका 100 नंबर का है। समझ पा रहे हैं, 4 सब्जेक्ट है, 40 क्वेश्चन होंगे, 40 क्वेश्चन हैं, और एक ही सब्जेक्ट 100 नंबर का है, 100 नंबर का है, 100 नंबर का, तो 4 सब्जेक्ट 400 नंबर। आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर होगी बात, बहुत बढ़िया। अब देखिए आपको ये ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इस एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं दी गई है, इसलिए सारे मार्क करके आ जाना। और दूसरी चीज देखो ध्यान से, यहाँ पे 2.5 मार्क्स आपको मिलेंगे अगर आपने एक सही आंसर किया तो, और गलत करने पे कोई नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं, मतलब पूरा आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, साफ साफ लिखा हुआ है, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन दिस एग्जाम। ठीक है, और सही होने पर 2.5 मिलेगा। क्लियर हो गया। अब देखिए मैंने आपको कहा कि 4 सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट अलग अलग है, और एक एक सब्जेक्ट जो है वो आपको 100 नंबर का होगा। 100 नंबर का, नंबर 100 है, क्वेश्चन 40 ही रहेंगे हर सब्जेक्ट में। ये बात क्लियर होती है आपको। अब आपको ये ध्यान रखिए कि इसमें आपको बिल्कुल हर सेक्शन में क्वालिफाई तो करना ही है, और क्वालिफाई करने के लिए आपको 35 नंबर सब में लाने पड़ेंगे। ये बात क्लियर हो गई, यानी कि चारों सेक्शन में ये जो है 40 क्वेश्चन 100 नंबर के, तो हर सब्जेक्ट में 100 में से 35, 100 में से 35, 100 में से 35, 100 में से 35, तब जाकर के आप पास होंगे। आपको हर सेक्शन में पास होना पड़ेगा। क्लियर होगी बात। जैसे कि यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, कैंडिडेट शुड गेट अ क्वालिफाइंग मार्क ऑफ 35। ठीक है, इन ईच सब्जेक्ट क्वालिफाइंग मार्क तो लाना ही पड़ेगा आपको हर सब्जेक्ट में। क्लियर है। अब ये 4 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं उनको मैं बता देता हूं, और कितना टाइम मिलेगा ये 4 सब्जेक्ट को करने के लिए। आपको सिर्फ 2 घंटे मिलेंगे, यानी कि 120 मिनट मिलेगा, बस, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। मोड जो रहेगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों में ही रहेगा, और मेरे ख्याल सारी जानकारी होगी आपके पास। अब देख लीजिए कि 4 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। एक तो है जनरल हिंदी, नंबर 1। दूसरा है, ये एक साथ होगा, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी टेस्ट, ये एक दूसरा हो गया। तीसरा है बेसिक लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन एंड जनरल नॉलेज, ये तीसरा हो गया। ठीक है, और चौथा जो है आपका वो है मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट और इंटेलिजेंट क्वेश्चन टेस्ट। ठीक है, ये एक ही चीज मान करके चल रहे हैं। ठीक है, अब इन पर और डिटेल में बात करते हैं दोस्तों। तो ये रहा भैया जो मैंने आपसे कहा, जनरल हिंदी 40 क्वेश्चन है, 100 नंबर का है। कितने नंबर लाने पड़ेंगे पास होने के लिए हर सेक्शन में? 35। इसमें भी 35, इसमें भी 35, इसमें भी 35, इसमें भी 35, तब जाकर के आप पास होंगे। क्लियर होगी बात। देखिए भाई जनरल हिंदी 40 की है, ये देखो, ये देख लो आप, मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान, ये 3 में से क्वेश्चन होंगे इस सेक्शन में। ठीक है, बेसिक लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन है और जनरल नॉलेज है। फिर अगला वाला है न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी टेस्ट, यानी कि संख्यात्मक और मानसिक क्षमता परीक्षण। ठीक है, और अगला वाला है मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटेलिजेंस क्वेश्चन और रीजनिंग, यानी कि मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि लब्धि परीक्षा और तार्किक परीक्षा। क्लियर हो रही बात है, समझ पा रहे हो। तो ये सब देख लो आप, ये सब्जेक्ट अपने हिसाब से इनको लिख करके रख लो, और बस आपको ऐसे काम करना है। तो भैया जनरल हिंदी जो है हमारी 40 नंबर की, उसमें भी हमें क्या क्या पढ़ना है, तो नीचे देखते हैं, ये आपको वचन पढ़ने होंगे, लिंग, कारक, वाक्य संशोधन, वर्तनी, त्रुटि से संबंधित कोई अनेकार्थी शब्द आ जाएगा, है ना। लोकोक्तियां और मुहावरे तो आते ही हैं, हर तरह के आते हैं। ठीक है, तो एमपीएसआई में भी होता है। वाक्यांशों के लिए शब्द निर्माण, ठीक भाई, तत्सम तद्भव हो गया, कॉम्प्रिहेंशन, कोई एक पैसेज दे देंगे उसको आपको पढ़ना होगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि एक अर्थी शब्द आएगा, ठीक है, कि एक शब्द में बताइए। फिर एंटोनिम, यानी कि विलोम और पर्यायवाची, समानार्थी। फिर कुछ हिंदी व्याकरण का कुछ और मामला होगा, और बस इतना ही काफी है, समझ गए। तो जो आप मैक्सिमम हिंदी पढ़ते हैं वही वाली हिंदी है, इसमें कुछ नया नहीं है भाई। अब अगला आता है न्यूमेरिकल एबिलिटी। ठीक है, न्यूमेरिकल एबिलिटी आप समझते हैं इस बात को कि ये मैथ से, आपके एप्टीट्यूड से जुड़ा हुआ है, तो ये तो आपने पढ़े ही है, फिर भी मैं बोल देता हूं। नंबर सिस्टम है, सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चंस होंगे, एचसीएफ एलसीएम होगा, आपको टेबल और ग्राफ, जैसे कि डीआई जो आती है वो दे दिया जाएगा। डेसिमल और फ्रैक्शन पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट पे आ सकते हैं, पार्टनरशिप है, प्रॉफिट लॉस है, टाइम एंड वर्क है, डिस्टेंस है, डिस्काउंट है, रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, ये सब दिया हुआ जो आप आमतौर पर पढ़ते रहते हैं। मतलब कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, जो पढ़ रहे हो वही पढ़ना है। ठीक है, तो सेम हिंदी, सेम आपकी हो गई न्यूमेरिकल एबिलिटी। अब देखो भैया मेंटल एबिलिटी, ये आती है क्या चीज है इसमें। अब लॉजिकल डायग्राम्स आपने बहुत बार पढ़े ही होंगे, ठीक है, सिंबल रिलेशंस,
कि भाई ऊपर सिंबल है और फिर उसके नीचे कोई कोडिंग होगी, तो अब एक जमा के दे देंगे आपको, सिंबल्स में से उसे ढूंढना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा मैच कर रहा है। ये आपने क्वेश्चन देखे होंगे, है ना। वर्ड फॉर्मेशन टेस्ट आता है, लेटर एंड नंबर सीरीज देखा है ना आप, लेटर सीरीज हो गई, नंबर सीरीज हो गई, ऐसे ही वर्ड और अल्फाबेट है, एनालॉजी है, कॉमन सेंस टेस्ट आते हैं, कॉमन सेंस वाले, ठीक है। लेटर एंड नंबर कोडिंग आ जाएगी, डायरेक्शन सेंस आ जाएंगे, डायरेक्शन के बारे में जो डायरेक्शन के ऊपर क्वेश्चंस रहते हैं, लॉजिकल इंटरप्रिटेशंस ऑफ डेटा, डेटा दे देंगे और पूछेंगे उस हिसाब से आपसे। फोर्सफुलनेस ऑफ आर्ग्यूमेंट हो गया, आर्ग्यूमेंट दे दिए फिर उससे पूछा, और डिटरमाइनिंग इंप्लाइड मीनिंग्स हो गया, ठीक है, कि मतलब ये चीज से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। तो ये हो गई मेंटल एबिलिटी। अब आता है बेसिक लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज आपको पढ़नी है। इन टॉपिक को अलग से लिख के रख लो बंदो, बहुत काम की चीज है। एक तो ह्यूमन राइट्स, है ना, कि भैया इंसानों को क्या क्या राइट्स मिले, उन पर आपको बहुत, तो संविधान में उसके बारे में क्या है और बाकी क्या चलते हैं, कौन कौन सी संस्था, उन सब पे काम कर लो थोड़ा सा। ट्रैफिक रूल्स बिल्कुल देखिए, है ना, अलग से दिया है, मतलब आपको देखना है कितना चलान है, इस पे कितना चलान है, अभी नए में क्या हुआ सब पढ़ लेना थोड़ा सा। भाई नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज, ये देखो कि जो हमारे राष्ट्रीय जो सुरक्षा है, तो उससे जुड़े हुए जितने भी इश्यूज हैं ये चल रहे हैं, पाकिस्तान से रिलेटेड, चाइना से रिलेटेड, अमेरिका, रशिया, है ना, कि नीचे हमारे इंडियन ओशन में क्या चीजें चल रही हैं, तो आप समझ जाएंगे। तो इसे कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज, कौन कौन से, उस पर ध्यान देखना। थोड़े से सिद्धांत पढ़ लेना कि किस तरह से पनिशमेंट दिया जाता है, क्राइम में पनिशमेंट देने के कुछ सिद्धांत होते हैं, उनको आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। भाई सेल्फ डिफेंस के राइट के बारे में क्वेश्चन आ जाएगा कि बताइए अगर ऐसी सिचुएशन है तो इन 4 में से कौन सी चीज करना आपके लिए उचित होगा उस समय, अगर आप वर्दीधारी हैं या वर्दीधारी नहीं है तो, ठीक है। तो सेल्फ डिफेंस में आप क्या क्या राइट रखते हैं वो आपको पढ़ने हैं। जनरल नॉलेज, लॉ के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, कानून के बारे में, और फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ा सा जनरल नॉलेज। मतलब ये जो ऊपर के टॉपिक है ना, ये इसी में आ गए, कॉन्स्टिट्यूशन में आ गए, दोनों को मिला करके बस इन्होंने फिर से लिख दिया। फिर कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा एम क्या होता है, यानी प्रस्तावना बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, प्रस्तावना पे क्वेश्चन बनेंगे। एम मतलब वही हुआ। फंडामेंटल राइट्स मैंने आपसे कहा ही था, ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, क्लियर हो रही बात। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हमारे, है ना, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, उनको निकाल करके वहां से पढ़ लो। फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस है कॉन्स्टिट्यूशंस के, जो अमेंडमेंट है ना, अमेंडमेंट कैसे होता है, क्यों होता है, किस तरह से होता है, तो वो वाला थोड़ा सा पढ़ ले। तो देख रहे हो ना, इन्होंने फोकस कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सा एरिया। फिर ऑल इंडिया सर्विस, IAS, IPS, ये ऑल इंडिया सर्विस होती है, IFS, ठीक है, तो उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी रखिए, ठीक। इन्फॉर्मेशन अबाउट सोशल लॉ, जो हमारे सामाजिक कानून होते हैं उनके बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ना है, वो भी खासतौर पे वुमेन चिल्ड्रन के लिए, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। रिजर्वेशन के बारे में SC ST के थोड़ा सा पढ़ लीजिए, एनवायरमेंट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए, और ये जो हमारे वन्य जीव संरक्षण है, यानी कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लो। यानी कि रमसार का जो वेटलैंड है, कौन कौन सा अभी नया वेटलैंड बनाया गया है, अभी हमारे पास 42 कुछ हो गए हैं, तो आपको उनको भी ध्यान रखना है कि कितने वेटलैंड्स हैं, कौन कौन से नए घोषित होते हैं, कौन घोषित करता है, कब घोषित करता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। हमारे इंडिया के तो आपको सारे याद रखने ही है, क्वेश्चन किसी पर भी आ जाएगा, क्लियर होगी बात। चलिए भैया, तो ये तो था। अब आता है कि जनरल नॉलेज में क्या क्या चीजें आती हैं। तो जनरल नॉलेज में ऐसा है कि देखिए, अवार्ड, ऑनर, भाई किसको अवार्ड मिला, किसको ऑनर मिला, किसी ने नई बुक लिख दी है, जैसे कि आई एम नॉट अ मसीहा, ये बुक किसकी है, ये है भैया सोनू सूद की। तो ऐसे आपको बहुत सारी किताबें याद रखनी है कि कौन सी कहाँ पूछ ली जाएगी। थोड़ा सा इंडियन पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स, जैसे कि पुदुचेरी में सबके सबने बिल्कुल आपने देखा इस्तीफा दे दिया है, तो पुदुचेरी में अब कौन है उपराज्यपाल, और वो उपराज्यपाल यहाँ के तो है ही है, लेकिन इसके अलावा कहाँ की है, तो तेलंगाना की जो राज्यपाल है, उन्होंने एक्स्ट्रा भार लिया हुआ है पुदुचेरी का, समझ गए कौन है वो, सौंदरराजन। तो ये ध्यान रखिए, मतलब ऐसे कुछ चीजें आपको पॉलिटिक्स से कुछ न्यूज आपको अपने पास रखनी है, इकोनॉमिक्स से आपको कुछ रखनी। इकोनॉमिक्स में क्या क्या आएगा, बजट आ चुका है, तो बजट पे कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लीजिए, देख लीजिए, ठीक है। मतलब ऊपर से सारे आंकड़े रटने की जरूरत नहीं है, GDP कितना % है, इस पर थोड़ा सा ध्यान रख लो। ये चीजें ऐसी आपका मतलब इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जितने डाटा हैं जो मैक्सिमम है, उन पर ध्यान देना है, ठीक। और क्या बचा इसमें, तो इंडियन हिस्ट्री, ये तो आपको पता ही है, नॉर्मल होती है, कोई बड़ी बात नहीं है। इंडियन हिस्ट्री में भी मेन फोकस आप करेंगे थोड़ा सा यूपी के इतिहास में, है ना, कि कैसे कैसे वो चला। भाई आपको मालूम है उसे अवध भी कहते थे, तो वो सब थोड़ी सी चीजें उसके इतिहास में जाकर पढ़ेंगे। ऐसी वर्ल्ड ज्योग्राफी है ना, इसमें इंडियन ज्योग्राफी इंक्लूड है। मेन आपको इंडियन ज्योग्राफी पे ही फोकस करना है और आपको इंडियन हिस्ट्री पे ही फोकस करना है, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, और खत्म। तो ये तो जनरल नॉलेज था जो आपने नॉर्मली पढ़ाई हुई, लूसेंट पढ़ी है ना, बस बात खत्म। भाई UPSI सिलेबस मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में देखिए कि ये मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट है, मेंटल, आपका दिमाग चेक करेंगे ये सिर्फ। तो लॉ एंड ऑर्डर पे कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, कम्युनल हार्मोनी पे आ सकते हैं। हार्मोनी मतलब शांति, कि कम्युनिटी में अगर शांति, उससे जुड़ा हुआ आ सकता है कि शांति के लिए कुछ सवाल पूछ लिया जाएगा आपसे। क्राइम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, रूल ऑफ लॉ, भाई एबिलिटी ऑफ एडेप्टेबिलिटी, यानी कि भाई किसी की क्षमता कितनी अच्छी है किसी को ग्रहण करने में। प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन बेसिक लेवल पर, पुलिस का सिस्टम थोड़ा सा पता करिए, कंटेम्प्रेरी पुलिस इश्यूज एंड लॉ एंड ऑर्डर के बारे में पता करिए, बेसिक लॉ के बारे में पता करिए। इस तरह से इंटरेस्ट इन
प्रोफेशन, मेंटल टफनेस, इस पर क्वेश्चन आएंगे आपके सामने। सेंसिटिविटी टुवर्ड्स माइनॉरिटीज, जो निम्न वर्ग है उसके ऊपर आप सेंसिटिविटी के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है ना। अंडर प्रिविलेज्ड है, या जेंडर सेंसिटिविटी यानी कि वुमेन और चिल्ड्रन के ऊपर आ सकता है। क्लियर है? तो ये मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट है, मतलब कुछ ऐसे कंडीशंस दे दी जाएंगी और इन कंडीशंस में से आपके पास क्वेश्चन आएंगे, तो थोड़ा सा प्रिपेयर करिए उस हिसाब से। भाई अगला है आपका इंटेलिजेंस चेक करेंगे। तो इंटेलिजेंस चेक करने के लिए क्या क्या हो सकता है भाई? सीधी सी बात है, ये एक रीजनिंग का ही टॉपिक है कि जिसमें ब्लड रिलेशन आ गया, डायरेक्शन सेंस आ गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गई, सीरीज कंप्लीशन हो गया। इन्होंने क्या किया है, बहुत वास्ट में उसको दे दिया है अच्छे से टॉपिक वाइज, तो आप परेशान मत हो, है पूरी रीजनिंग ही। बस इसमें आपको इतना याद रखना है कि जो रीजनिंग आप पढ़ रहे थे ना, नंबर सीरीज, दुनियादारी, वो तो आप पढ़िए ही पढ़िए, वो जितनी है उसी में से आएंगे सारे के सारे। लेटर सीरीज है, नंबर सीरीज है, ठीक है, डायरेक्शन वाला है, ब्लड रिलेशन है, ऐसे बहुत सारे होते हैं, पजल हो गई आपकी, तो वो तो है ही है इसमें। ये दिख रहा है ना आपको, सारे के सारे दिख ही रहे हैं। वेन डायग्राम, ये देखो, मैथमेटिकल एबिलिटी टेस्ट और अरेंजिंग इन ऑर्डर, ऑर्डर में अरेंज करना, मिसिंग वर्ड निकालना है ना, मिसिंग नंबर को ढूंढ निकालना, वो सब है इसमें, वही सब है। बस एक्स्ट्रा क्या आ गया इसमें, कुछ लॉ, कुछ जैसे कि क्या कहना चाहिए आपको, जो आपने सी सेट अगर पेपर दिया हो, है ना, कि जो हमारा होता है सी सेट में, उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, उस तरह की चीजें इसमें एक्स्ट्रा करी गई है और कुछ भी नहीं है। चलिए साहब, अब आता है रीजनिंग। तो रीजनिंग तो मैंने अभी बता ही दिया था, सिमिलैरिटीज, डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, है ना, आपका ऑब्जर्वेशन रिलेशनशिप है, अरिथमेटिकल है, वर्बल एंड फिगर वाले जो आते हैं, इनमें से ये वाला डायग्राम इन चार में से किसमें दिख रहा है, वो वाली चीज है। अरिथमेटिक नंबर, वही चीज बार बार लिख दी उन्होंने और कुछ भी नहीं किया है ना, क्योंकि रीजनिंग टॉपिक है ना, तो मैथ्स में अलग लिखते हैं और रीजनिंग में अलग लिखते हैं, तो फिर से लिख दिया सारा कुछ वही का वही, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग है, एनालिसिस है, डिसीजन मेकिंग, डिसीजन के ऊपर आता है ना कि अगर ये सिचुएशन हो तो आप क्या निर्णय लेंगे, चार ऑप्शन ये रहे, वैसे वाले क्वेश्चन है। तो एक बार आप देख लो कि क्या क्या है इसमें, बाकी ऐसा कुछ भी नया नहीं। दोस्तों अब आती है बारी कि भैया फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। मान लो अगर आपका ये निकल गया रिटर्न, तो अब आपको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, उसमें क्या क्या चीज होती है। देखिए पहले बात करूंगा फीमेल कैंडिडेट्स की। फीमेल में अगर आप जनरल, ओबीसी या एससी में आते हैं, एसटी में नहीं, एससी में आते हैं, तो फीमेल यानी लड़कियों की हाइट होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि 4 फुट 11 इंच के आसपास कुछ है, ठीक है, मतलब आपको इतना होना चाहिए, 5 फुट के आसपास ही कुछ होता है मैक्सिमम, तो 5 फुट की लड़कियां होनी चाहिए मिनिमम। ये किसके लिए भैया? जनरल, ओबीसी और एससी। और एसटी के लिए कम रखा गया है 147 सेंटीमीटर। अब आप समझ गए होंगे 4-11 तो यही थी, अब इससे नीचे कर चले जाओ थोड़ी से, बस हो गया, इतना अंतर पड़ेगा। लड़कों के लिए जो जनरल, ओबीसी और एससी वाले हैं, इनके लिए हाइट रखी गई 168 सेंटीमीटर, मतलब 5 फुट 6, 4 to 6, 5.6 के आसपास कुछ पड़ती है ये, मतलब 7 टच कर रही होती है लगभग, है ना। इनकी छाती भी देखी जाएगी भैया, जो चेस्ट है आपका वो फूलने पर 79 से 84 सेंटीमीटर, समझ पा रहे हो, मिनिमम इतना हो, फुलाने पर 84 हो जाए, इसका मतलब ये होता है। और एसटी को देख लो भैया, इनकी 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए हाइट, और इनका सीना नहीं फुलाने पर 77 और फुला लेने पर 82 होना चाहिए, ये इसका मतलब हो गया। ये तो बात हो गई आपके फिजिकल स्टैंडर्ड की। अब बारी आएगी दौड़ने की भी, ठीक है, दौड़ना भी तो पड़ेगा, तो वो ये रहा जो तीसरा है, वो क्या है, जब आप ये पास कर लेंगे अब आपको ये करवाएंगे, रेस होगी आपकी। तो जितने भी मेल हैं, अब वो कहीं के भी हो, किसी भी सेक्शन के हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, मेल हैं 28 मिनट में 4.8 किलोमीटर दौड़ना है, समझ गए, 28 मिनट मिलेंगे, 30 मिनट में 2 कम, 28 मिनट में 4.8 किलोमीटर आपको रनिंग करनी है। लड़कियों के लिए कोई भी कैटेगरी हो, कोई भी, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, फर्क नहीं पड़ता, यहां पे सबके लिए बराबर है, यहां पे तो आपको सबको बराबर ही भागना होगा। लड़कियों के लिए 16 मिनट है और 2.4 किलोमीटर, मतलब आधा दौड़ना है सीधे, लड़कों को 4.8 और लड़कियों को 2.4। क्लियर होगी बात, ठीक है। और आपको बल्कि टाइम 2 मिनट एक्स्ट्रा ही दे दिया उस हिसाब से, मतलब टाइम वैसे 28 के हिसाब से 14 होना चाहिए, लेकिन 2 मिनट दिया हुआ है, तो 16 मिनट में 2.4, 2.5 किलोमीटर दौड़ना है, कोई बड़ी बात नहीं, दौड़ लोगे आप, है ना, ठीक है। और 4.8 किलोमीटर 28 मिनट में। क्लियर होगी बात, बहुत बढ़िया। तो ये चीजें आपको करनी है, ठीक है साहब। चलिए अब देखते हैं आगे, कुछ बचा, चेक कर लेता हूं, तो नहीं, यहां पर शायद ये चीज होती है समाप्त। तो ठीक है दोस्तों, है ना, तो मेरे ख्याल से आपको मैंने जो जानकारियां दी हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी। इन केस कोई डाउट रह जाए, कोई कमी रह जाए, अच्छा एक चीज और याद रखिए कि जो लोग इसमें जब आप फॉर्म भरें, मैं उनसे बात कर रहा हूं कि जब आप फोटो खिंचवाओ तो याद रखिए कि जो लोग एक्स सर्विसमैन हैं, जो पहले से ही किसी न किसी इंस्टीट्यूट, पहले ही उनके किसी फोर्स में काम कर रहे हैं या किसी भी तरीके से, तो आप जब फोटो खिंचवाएं ना, तो आपकी फोटो वर्दी में नहीं होनी चाहिए, आपको ये ध्यान रखना है, वरना फॉर्म वो रिजेक्ट कर देंगे। क्लियर होगी बात। और जितने भी ये लोग हैं जिनको क्या कहना चाहिए, मूल निवासी अगर हैं, जैसे मूल निवासी हो गए और जाति प्रमाण पत्र है, अगर आप जाति प्रमाण पत्र हैं तो आपको छूट तो मिलेगी, लेकिन वो तभी मिलेगी जब जाति प्रमाण पत्र आप दिखा पाओगे, उसमें अपलोड कर पाओगे। इन केस अगर आप
अनेबल रहे जाति प्रमाण पत्र उसमें डालने पर, तो आपको बिल्कुल उस तरह से ट्रीट किया जाएगा जैसे जनरल कैटेगरी को ट्रीट किया जाता है। मतलब ये होगा कि अगर आपने जाति प्रमाण पत्र का प्रूफ नहीं दिया अपने फॉर्म भरते वक्त, तो जब आप पेपर देने के लिए जाओगे तो आप ये मत सोचिएगा कि आपको SC ST की तरह वो कट ऑफ मिलेगा, आपको उस कट ऑफ से पास किया जाएगा जो जनरल के लिए तय किया जाएगा। इसीलिए अपने डॉक्यूमेंट्स पहले से प्रिपेयर करिए और इस ऑप्शन को अपलोड करिए। समझ में आ गई मेरी बात? तो फोटोज मैंने आपको बताई, वर्दी में नहीं होनी चाहिए, सीधे देखना है, इस कान से इस कान तक बराबर दिखना चाहिए, बैकग्राउंड पीछे व्हाइट होना चाहिए और 6 महीने से पुरानी फोटो आपकी नहीं होनी चाहिए। ये क्लियर होगी बात? बाकी आपको कुछ नहीं करना, रजिस्ट्रेशन करना और भर दीजिए। 30 अप्रैल लास्ट डेट है, ये मैंने बता दिया आपको। ठीक है दोस्तों, यहां से साइनिंग ऑफ करता हूं। दिस इज मनोज शुक्ला। कोई भी डाउट हो जाए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में करके मुझसे पूछ सकते हो, है ना? मैं आपको पक्का वहां पर जवाब दूंगा। ओके क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।